हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज क्लास 11th के डे 37 की शुरुआत। एक नया चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती है, मोस्टली तो इसलिए क्योंकि ये चैप्टर सीरियसली पढ़ाया ही नहीं जाता किसी जगह पर। बट मिरेकल सीरीज़ के थ्रू जब आप इस चैप्टर को फिनिश करोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर लगने लगेगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? पहले तो फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे, होते क्या हैं। देन हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे जो कि हम बार बार यूज़ करेंगे जब भी फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होती है, इनके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स की डेप्थ का फ़र्क क्या पड़ता है, अदर किसी पर्टिकुलर चीज़ का मोशन का फ़र्क क्या पड़ता है कंटेनर की। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका प्रेशर के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है, वो भी हम बात करेंगे। हमारी इस सीरीज़ का टारगेट तो आपको पता ही है, हम लोग फियर ऑफ फिज़िक्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज एक बार आपका अगर फिज़िक्स का डर खत्म हो गया ना, तो आप फिर कोई सा भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हो, भले वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेई मेंस का एग्ज़ाम हो। तो किस एग्ज़ाम के लिए कंटेंट वाइज आपको इस सीरीज़ को यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करना है। कंटेंट वाइज ये सीरीज़ कंप्लीट है, इससे बाहर किसी एग्ज़ाम के अंदर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बट मेरा मकसद अलग है, मेरा मकसद है आपका फ़िज़िक्स का डर दूर करना, आपको ये बताना कि फ़िज़िक्स आसान है, फ़िज़िक्स बेहद ही सिंपल सब्जेक्ट है, राइट। चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लूइड्स जो हैं वो होते क्या हैं, मतलब सॉलिड्स के कंपैरिजन में फ्लूइड्स किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। क्योंकि अभी अभी अपनों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, तो एक बेटर कॉन्टेक्स्ट हमारे दिमाग के अंदर है कि सॉलिड्स से कंपेयर करते हैं कि फ्लूइड्स आखिर में क्यों अलग होते हैं। तो हमने देखा था कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, उनकी जो साइज़ है वो फिक्स होती है, शेप जो है वो फिक्स होती है। उनकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब वॉल्यूम जो है वो किसी भी पर्टिकुलर गिवन सॉलिड के लिए हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आप अगर प्रेशर भी अप्लाई करोगे ना तो भी उसके वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस तुम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट। अगर अपन लिक्विड्स के बारे में बात करें तो इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है ना, बट इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। इनको जिस कंटेनर के अंदर डाला जाता है ये उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेते हैं। इनकी भी डेंसिटी यूनिफॉर्म मानी जा सकती है, वॉल्यूम मैंने बता दिया फिक्स होता है। बट डिफरेंस क्या हो गया सॉलिड्स के कंपैरिजन में कि इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। और अगर अपन गैसेस की बात करें तो ना तो इनकी शेप फिक्स होती है, ना इनका साइज मतलब वॉल्यूम फिक्स होता है। जितनी जगह मिलेगी उस जगह के अंदर ये एक्सपेंड होने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो इनकी डेंसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म होती है, इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी तुम्हें डेंसिटी के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये तीन पर्टिकुलर स्टेट्स हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल की। अब इनमें से फ्लूइड्स किस किस को कहा जा सकता है? उस स्टेट को कहा जा सकता है जिसमें आपका मटेरियल फ्लो कर सकता है। सो लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों ही क्योंकि फ्लो कर सकते हैं, है ना। और फ्लो करने का मतलब क्या हो गया अगर आप टेक्निकली बोलोगे तो, कि इनके ऊपर अगर आप shear प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दे कैन नॉट सस्टेन shear स्ट्रेस एंड दे आर कंबाइनली कॉल्ड फ्लूइड्स। तो अब फ्लूइड्स की जो कैटेगरी है उसमें लिक्विड्स को भी रखा जाता है और गैसेस को भी रखा जाता है। बट प्राइमरीली हम लोग इस चैप्टर में जो फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारे लिक्विड्स। हम यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे फ्लूइड्स जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो अब गैसेस भी जो हैं वो हमारी कैटेगरी से बाहर जा चुकी है। इन जनरल हमें पता है कि गैसेस को भी फ्लूइड्स कहा जा सकता है, बट इस चैप्टर के अंदर हमने गैसेस को भी क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। उनके बारे में हम लोग थर्मल फिजिक्स के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे, राइट। तो अब हमें एक फेयर आइडिया आ गया कि हमारे इस चैप्टर का मेन हीरो कौन होगा। अब अपन उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एक पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए उसकी डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब तो सबको पता ही है ना, डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करोगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जो क्वेश्चंस आपको डेंसिटी के ऊपर पूछे जा सकते हैं वो मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मिक्सचर को दो अलग अलग आधार पे प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे सपोज करो मास के आधार पर मिक्सचर को प्रिपेयर किया जाए तो फिर मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। जैसे आपको ρ1 डेंसिटी वाला
एक लिक्विड दिया गया है जिसका मास m1 है, और ρ2 डेंसिटी वाला एक लिक्विड दिया गया है जिसका मास कितना है, m2 है। और आपसे पूछा जाएगा कि इनका जो मिक्सचर बनाया जाएगा उस मिक्सचर की डेंसिटी कितनी होगी। तो आप देखोगे इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाय ρ1, और इसका जो वॉल्यूम है v2 वो हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाय ρ2। तो टोटल मास आपको पता पड़ गया m1 प्लस m2, और v1 की जगह आपने रख दिया m1 अपॉन ρ1, और v2 की जगह रख दिया आपने m2 अपॉन ρ2, और टोटल मास को आपने टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो अब इस फॉर्मूला को आप चाहो तो डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो, बाकी हमने तो बेसिक फंडा यूज़ किया है। हाँ, एक स्पेशल केस आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आपने दोनों जो लिक्विड्स लिए हैं उनका मास इक्वल है ना, मतलब m1 की जगह भी आप m रख दो और m2 की जगह भी आप m रख दो, तो ऊपर तो 2m हो जाएगा और नीचे हो जाएगा m बाहर आ जाएगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 रह जाएगा। ठीक है, तो जब उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका मिक्सचर की जो डेंसिटी है वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस ρ2। ये आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो। और अगर आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मिक्सचर प्रिपेयर करते हो, जैसे आपने ρ1 डेंसिटी का लिक्विड लिया जिसका वॉल्यूम v1 है, और ρ2 डेंसिटी का लिक्विड लिया जिसका वॉल्यूम कितना है v2 है, और दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर की डेंसिटी कितनी होगी। तो इसका मास हो जाएगा m1 इज इक्वस टू ρ1 v1, और इसका मास हो जाएगा m2 इज इक्वस टू ρ2 v2। तो टोटल मास हो जाएगा ρ1 v1 प्लस ρ2 v2, और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा v1 प्लस v2। टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको मिक्सचर की डेंसिटी पता पड़ गई। इसमें भी अगर v1 और v2 की वैल्यू सेम हो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो मिक्सचर की डेंसिटी होगी वो ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय 2 होगी। तो अब यहाँ पे है ना क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना कि मतलब कंडीशन क्या है। आपको जो दो लिक्विड दिए गए हैं जिनका मिक्सचर आप बना रहे हो, उनके वॉल्यूम्स गिवन है या फिर उनके मासेस गिवन है। अगर मासेस गिवन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और वॉल्यूम्स गिवन है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इतना आसान काम है, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली चीज़ होगी जो कि हमें ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को तुम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो एट 4 डिग्री सेल्सियस। हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्रेम ले लिया कि हाँ वाटर, और वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी के कंपैरिजन में हमारे लिक्विड की डेंसिटी कितनी है ना। तो यहाँ पे हम वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी की बात कर रहे हैं जिसको रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है ना। तो इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है ना। दोनों तरीके से बात कर सकते हो इसके बारे में। जैसे आपको यहाँ पर मैं कुछ लिक्विड्स बता रहा हूँ और उनकी डेंसिटी गिवन है, जस्ट एक फेयर आइडिया हमें लग जाना चाहिए। जैसे वाटर की डेंसिटी तो हमें याद भी रख लेनी है, कितनी है 1 × 10⁻³ मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सी वाटर, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स वगैरह मिले हुए रहते हैं, ठीक है ना, सॉल्ट वगैरह मिला हुआ रहता है, ठीक है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो हल्की सी प्योर वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगर आप मर्करी की बात करोगे तो ये लगभग 13.6 टाइम्स ज़्यादा डेंसिटी वाला मटेरियल होता है इन कंपैरिजन विद वाटर। तो जैसे मर्करी की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कितनी हो गई, 13.6 हो गई। हाँ, इथाइल अल्कोहल जो है वो वाटर के कंपैरिजन में हल्का है। जो हमारा ब्लड है वो भी वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा गाढ़ा है। एयर, ऑक्सीजन, मतलब ये तो गैसेस हैं, तो गैसेस की तो डेंसिटी ऑब्वियसली लिक्विड्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम ही होगी। तो आपको वाटर की और मर्करी की, इन दोनों की डेंसिटी याद रख लेनी है, बाकी सब कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। आगे बात करते हैं। अब अपनों से कोई पूछे कि बताओ प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो देखो प्रेशर की एक सिंपल सी डेफिनेशन तो होती है कि आपके लिक्विड के द्वारा जो भी नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो जो भी पर्टिकुलर सरफेस आप लिक्विड के अंदर डिप करोगे उस सरफेस को लिक्विड घेर लेगा और उसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा, चाहे से आप किसी भी तरीके से डालो, है ना। तो नॉर्मल फोर्स को अगर आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहा जाता है, और इसका सिंबल है कैपिटल PA। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आप निकाल सकते हो। फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला को एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूला से डिवाइड कर दो।
m1l-1t-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ये फैक्ट मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर की, स्ट्रेस की एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, इन तीनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर के अंदर आपके काम आता रहता है। जैसे सपोज करो ये आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने वाटर भर रखा है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, और इसके अंदर जैसे आप किसी बॉडी को डुबोते हो, है ना, इमर्स करते हो किसी पर्टिकुलर बॉडी को, तो इस बॉडी को चारों तरफ से लिक्विड क्या कर लेता है, घेर लेता है, और जहाँ जहाँ पर लिक्विड बॉडी के कांटेक्ट में है वहाँ वहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर लिक्विड नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाने लगता है। अब ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है ना, उसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि वो फोर्स है, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। प्रेशर को जब आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिलेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। बच्चे अक्सर गलती करते हुए पाए जाते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इवन जो लिक्विड है ना वो अपने कंटेनर की वॉल्स तक पे फोर्स लगाता है, अगेन इन नॉर्मल डायरेक्शन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, अब ये जो प्रेशर हमने पढ़ा है ना, इसको गवर्न करने वाला एक बहुत ही आसान सा लॉ है जिसको आपको ध्यान में रखना है, दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। क्या कहता है पास्कल्स लॉ? ये बताता है कि फॉर अ लिक्विड एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया, अ लिक्विड और अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल, इन अ कंटेनर, आपने भर के रखा हुआ है, मोशन नहीं हो रही अभी, है ना। तो उसके लिए दो चीज़ें बताता है ये आपको। पहली चीज़ तो बताता है कि प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विल बी सेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिक्विड में कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल आप कंसिडर करोगे ना, उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर आपका जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। जैसे लिक्विड जहाँ पर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी, P0 के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इफ़ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय सम अमाउंट एट अ पॉइंट, मान लो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर तुमने पिस्टन का यूज़ करके या अदर किसी मीन्स का यूज़ करके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो इट विल बी इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट एट ऑल दी पॉइंट्स। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये जो इंक्रीमेंट है ये ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू आउट लिक्विड और साइमल्टेनियस होगा, ये हर पॉइंट के ऊपर सेम अमाउंट में आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो पास्कल्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट है, इसको बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसकी सबसे जो कॉमन एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक प्रेस। इसमें क्या होता है, मान लो आपको किसी बहुत ही भारी भरकम सामान को उठाना है जिसको नॉर्मली उठाने की आपकी बस की बात नहीं है, तो आप क्या करते हो, इस तरीके का एक डिज़ाइन तैयार करते हो। इसमें आपने क्या कर रखा है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भर रखा है और इसके दो सिलेंड्रिकल कॉलम्स हैं। ये वाला कॉलम देखोगे ना तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, और ये वाला कॉलम देखोगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आपने एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है और जिसके ऊपर आपको जो भारी भरकम चीज़ उठानी है उसको आपने रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर आप बहुत ही हल्का फुल्का फोर्स अप्लाई करोगे। अब जैसे आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर प्रेशर आपने इंक्रीज़ कर दिया। कितना प्रेशर इंक्रीज़ किया, F1/A1। अब मैंने बताया था कि प्रेशर यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगा, 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 यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर इंक्रीज़ होगा इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा F2, वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2, और प्रेशर आपका कितना था, F1 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाइड बाय A2। नाउ A2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन A1, इसका मतलब F2 विल ऑल्सो बी वेरी 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 ग्रेटर देन F1 होगा। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर आपने पास्कल्स लॉ को यूज़ करके जो कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पोर्शन है वहाँ पर बहुत हल्का सा फोर्स लगाया, और जाते 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 दूसरी तरफ जो प्लेटफॉर्म रखा हुआ है वहाँ पर फोर्स कितना ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कितना ज़्यादा, जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ का रेशियो है ना उतने मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने बता दिया कि जो A1 है वो आपका 10 मीटर स्क्वायर है और जो A2 है वो आपका 100 या 1000 मीटर स्क्वायर है। आपने जो अपनी तरफ से फोर्स लगाया है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब देखना दूसरी तरफ कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा।
तो F2 की वैल्यू हो जाएगी F1 डिवाइडेड बाय A1। ये प्रेशर आपने एक्स्ट्रा क्रिएट किया और इसी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, A2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो F1 की वैल्यू है 10, A1 की वैल्यू है 10 मीटर स्क्वायर और A2 की वैल्यू है 1000 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1000 न्यूटन। सोचो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है आपने और इधर से 1000 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक तरीके से हाइड्रोलिक लीवर की तरह बिहेव कर रहा है। लीवर का प्रिंसिपल क्या होता है, लीवर में भी आप बहुत कम फोर्स लगाते हो और दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ पे टॉर्क की वजह से ऐसा होता है और यहाँ पर बेसिकली पास्कल्स लॉ की वजह से ऐसा हो रहा है। जो तुमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में कभी अगर सुना हो तो वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि हमने जो ये प्रेशर नाम की क्वांटिटी पढ़ी है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इनके ऊपर किन किन फैक्टर्स का फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला फर्क पड़ेगा डेप्थ का। कैसे पड़ेगा डेप्थ का फर्क? When we will go at depth h, जैसे ही हम h डेप्थ पर चले जाएंगे ना तो आपका जो प्रेशर है इट विल इंक्रीज बाय एन अमाउंट रो जी एच। रो यहाँ पर आपकी लिक्विड की डेंसिटी है, g यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h यहाँ पर वो डेप्थ है जिस डेप्थ पर आप चले गए। जैसे सपोज करो ये वाली जो सरफेस है यहाँ से h डेप्थ पर दूसरी वाली सरफेस आपने रखी है ना। अब यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द लिक्विड है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाई A। इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर की वैल्यू P1 है और जो दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल लेवल है वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू P2 है। तो यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द लिक्विड की वजह से फोर्स लगेगा F2 वो हो जाएगा आपका P2 मल्टीप्लाइड बाई A। तो एक फोर्स नीचे की तरफ से लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक इसका खुद का वेट है ही, दैट इज mg। जो आपका लिक्विड कॉलम आपने कंसीडर किया है ना, ये जो पोर्शन ऑफ लिक्विड आपने कंसीडर किया है इसका खुद का वेट हो गया। ओवरऑल ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि लिक्विड हमारा रेस्ट के ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पर फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इन दोनों को बैलेंस कर रहा है आपका F2। F1 की जगह अपन रख सकते हैं P1 मल्टीप्लाइड बाई A, m की जगह अपन रख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय g और F2 हो जाएगा आपका P2 मल्टीप्लाइड बाय A। देखो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो रहा है, A से A कैंसिल आउट हो रहा है, तो P2 जो है वो फाइनली कितना हो जाएगा, P1 प्लस रो जी एच। तो अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लेवल से h डेप्थ नीचे चले जाओगे तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर होगा वो कितना इंक्रीज हो चुका होगा, रो टाइम्स g मल्टीप्लाइड बाय h, इस अमाउंट के द्वारा इंक्रीज हो चुका होगा। और ये क्लियरली जो वेरिएशन आ रहा है ना वो ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। अगर मान लो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 है तो फिर P2 और P1 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो इफ देयर इज नो ग्रेविटी देन प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स विल रिमेन सेम। फिर आपके थ्रू आउट लिक्विड पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये डेप्थ के अलॉन्ग प्रेशर का वेरिएशन हो गया और इसको एज ए फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारा प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर अपन हॉरिजॉन्टल वॉल जो है कंटेनर की अगर उसके ऊपर प्रेशर की बात करें तो वहाँ पे आप देखोगे कि किसी पॉइंट पर प्रेशर बहुत कम होगा, इस पॉइंट पर बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पर और बढ़ जाएगा और इस पॉइंट पर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि और भी गहराई पर है। तो ऑन एन एवरेज जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अपन क्या करेंगे, हमारा जो डेप्थ पर प्रेशर हो जाएगा मतलब रो जी मल्टीप्लाइड बाय टोटल हाइट हो गई h, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि लीनियर वेरिएशन हो रहा है ना तो हम लोग इस तरीके से एवरेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ ये जो लोअर बेस है ना, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर है रो जी मल्टीप्लाइड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और कोई पूछे कि साइड वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो ये हो जाएगा रो जी कैपिटल एच डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज प्रेशर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय जो भी एरिया ऑफ कंटेनर होगा, जो भी साइड वॉल्स का एरिया होगा उससे आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा काम आपके आ सकता है, ठीक है।
यहीं से एक हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स भी यहाँ से निकल के आता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। देखो, आपने ये कॉलम लिया है, काफ़ी कम वॉल्यूम वाला है, ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। अब आप पानी भरते हो यहाँ पर, तो आपको पता है कि ये तीनों ही एटमॉस्फेयर से क्या हैं, एक्सपोज्ड है। मतलब तीनों के ही जो रेस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर से जहाँ पर ये एक्सपोज हो रहे हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी। और अभी अभी पास्कल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर प्रेशर की वैल्यू सेम है तो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर पानी का लेवल और इसके अंदर पानी का लेवल और इसके अंदर पानी का जो लेवल होगा वो सेम होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। अब ये हमें बड़ा काउंटर इंट्यूटिव सा लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर तो ज़्यादा पानी भर जाना चाहिए क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है, और इसके अंदर कम भरना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका पानी का जो लेवल है वो सेम रहता है। हाँ, अमाउंट ऑफ वाटर अलग अलग हो सकती है। ऑब्वियसली इसके अंदर पानी बहुत कम है, इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर हो सकता है थोड़ा सा और भी ज़्यादा हो। पानी का अमाउंट अलग अलग हो सकता है तीनों कॉलम्स के अंदर, बट पानी की जो लेवल हाइट होगी वो तीनों के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज तीनों पर ही जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात मैं कर रहा हूँ, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसी पॉइंट पर कैसे मेज़र करेंगे। सबसे पहले टॉरिसेली ने इसके लिए एक मेथड डेवलप किया था जिसको अपन आज टॉरिसेलीज बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। इस टॉरिसेलीज बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कैसे वर्क करता है, बहुत आसान है। आप 1 मीटर लंबी ग्लास ट्यूब लेते हो और उसको पूरा कंप्लीटली मरकरी से भर देते हो, उसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए। एक कंटेनर लेते हो, उसके अंदर भी ढेर सारा मरकरी भरा हुआ होता है। आप अपनी ट्यूब को अंगूठे से दबाते हो, ट्यूब को उल्टा करते हो, कंटेनर के अंदर डुबोते हो और फिर अपना अंगूठा हटा लेते हो। आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं आपका जो जितना भी मरकरी आपने ट्यूब के अंदर भरा हुआ था वो सारा निकल के बाहर आ जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। मरकरी का लेवल डाउन होता है, बट एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर ये स्टॉप हो जाता है। और ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर की वजह से, पास्कल्स लॉ की वजह से हो रहा है। तो जब आपकी ट्यूब में से मरकरी नीचे जाना स्टार्ट होगा तो ये जो ऊपर वाला खाली पोर्शन नज़र आ रहा है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पर देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, देयर इज़ नो एयर, परफेक्ट वैक्यूम है। तो परफेक्ट वैक्यूम का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का प्रेशर सेम होना चाहिए। और क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सपोज्ड हैं तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी। अब अभी आपने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर प्रेशर 0 है तो H डेप्थ पर जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ρgh टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 प्लस मरकरी की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय h। अब जब आप मरकरी के साथ में ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपकी जो हाइट नॉर्मली मिलती है सी लेवल पर वो मिलती है 76 सेंटीमीटर। तो h हमें जो नॉर्मली मिलता है वो कितना मिलता है, 76 सेंटीमीटर होता है। तो 76 सेंटीमीटर के बराबर जो मरकरी कॉलम है उसका जो प्रेशर है वही हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। और जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ये निकल के आता है 1.013 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵। इसको 1 ATM भी कहा जाता है, ये भी प्रेशर को मेज़र करने की एक यूनिट है ना। और ये जो 76 सेंटीमीटर है इसके नाम पर भी एक यूनिट बनाई गई है जिसको बोला जाता है टॉर, ठीक है। तो 1 टॉर जो होता है वो बेसिकली 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के प्रेशर के इक्वल होता है। एक और यूनिट होती है बार, 1 बार जो होता है वो लगभग 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। तो ये अदर यूनिट्स जो हैं इनको जब भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन करा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है इनको किस तरीके से पास्कल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली हमें ऐसा यूनिट के अंदर ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कभी कभार ये यूनिट्स यूज़ कर ली जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बैरोमीटर जिसका यूज़ करके हम आसानी से क्या फाइंड आउट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। अब अगर इन जनरल हमें किसी गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैनोमीटर।
इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है जिसकी शेप यू इंग्लिश लेटर से मिलती है, आपको डायग्राम के अंदर दिख रही होगी। तो यहाँ पर इसका जो बल्ब वाला पोर्शन है वहाँ पर हम लोगों ने क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है अप टू सम प्रेशर P। और इसके अंदर आपने क्या भरा हुआ है, नॉर्मली मरकरी ही भरा हुआ होता है। मरकरी को लेने के बहुत सारे कारण होते हैं, ये ग्लास की वॉल्स के ऊपर चिपकता नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है, मतलब दिखने में इसका मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये ओपिक होता है, ठीक है। तो हमें इसका जो हाइट है, इसकी जो लेवल की हाइट है वो काफ़ी आसानी से दिख जाती है, एंड मरकरी को इस वजह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस वाले पोर्शन पर आपकी जो गैस है वो प्रेशर अप्लाई कर रही है ना, और यहाँ पर क्योंकि एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है तो यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो अगर आप इस वाले पॉइंट के ऊपर देखोगे तो इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी जो कि आपके गैस के प्रेशर के बराबर है, वो किसके इक्वल निकल के आएगी, तो आप लिखोगी प्रेशर ड्यू टू गैस, मतलब इस वाले हॉरिजॉन्टल लेवल पर आपका जो प्रेशर होगा कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है प्लस रो मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एच। यहाँ पर ये जो एग्जैक्ट प्रेशर है ना पॉइंट ए और बी पर, इसको अपन कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना। एग्जैक्ट हमारी किसी पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर होती है, उस प्रेशर की वैल्यू होती है, उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। जो पीए है उसको तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे ही, और ये जो है टर्म ये कहलाती है आपकी गॉज या गेज प्रेशर, जिस भी तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं प्रेशर को मेज़र करने के लिए, वो हमें गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर जो है वो मेज़र करके देती है। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन लोग वॉमिट कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है किस तरीके से इक्वेशन वर्क करती है, राइट। तो बैरोमीटर का काम क्या होता है, मैनोमीटर का काम क्या होता है, ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया। तो डेप्थ के ऊपर किस तरीके से प्रेशर डिपेंड करता है वो हमें पता पड़ गया। अब अपन बात करते हैं कि हमारे प्रेशर के अंदर जो वेरिएशन होगा, अगर हमारा कंटेनर खुद एक्सेलरेट होने लग जाए, तो अगर आपका कंटेनर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अप या डाउन एक्सेलरेट हो रहा है तो उससे किसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, इफेक्टिव ग्रेविटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आ रहा था वेरिएशन डेप्थ वाला, तो यहाँ पर भी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी चेंज होगी तो आपका प्रेशर का वेरिएशन भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारा कंटेनर पूरा का पूरा ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में हमारी जो इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, जी प्लस ए हो जाती है। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी कि डेप्थ पर जो प्रेशर होगा वो हाइट पर जो प्रेशर है उसके कंपैरिजन में रो टाइम्स जी इफेक्टिव टाइम्स एच के इक्वल हो जाएगा। और वहीं अगर हमारा कंटेनर ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो अब की बार जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो कितनी हो जाएगी, जी माइनस ए हो जाएगी। तो हमारे डेप्थ पर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू हाइट पर जो प्रेशर है उसके कंपैरिजन में प्लस रो जी इफेक्टिव टाइम्स एच के इक्वल हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंटरेस्टिंग केस तब बनेगा जब आपका पूरा का पूरा कंटेनर ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट होने लगे, तब क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि आपके कंटेनर में जो लिक्विड का लेवल है वो अब हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। आप जिस तरफ एक्सेलरेट हो रहे हो ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से इंक्लाइंड हो जाएगा। फाई एंगल के द्वारा आपका जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, आपकी बार इंक्लाइन हो जाएगा। ये आपने खुद ने भी ऑब्जर्व किया होगा। यानी कि अब की बार सेम पॉइंट पर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो पॉइंट्स है उन पर प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आप बोलोगे सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि अब की बार ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सपोज्ड है, तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर की वैल्यू सेम है। ध्यान में आया, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर की वैल्यू सेम है। तो अगर मान लो आप एक पॉइंट बी लेते हो और एक पॉइंट ए लेते हो जो कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो नॉर्मली तो इन दोनों पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती, बट अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब आप देखोगे कि जो बी की हाइट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले पॉइंट से कितनी हो जाएगी, एच बी हो जाएगी, ज़्यादा हाइट है। और जो ए की हाइट है या ए की जो डेप्थ है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले पॉइंट से थोड़ी सी कम रहेगी, कितनी हो जाएगी, एच ए। तो अभी हमने जो इक्वेशंस पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग बी पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी टाइम्स एच बी, और ए पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर
प्लस रो जी टाइम्स एच ए, क्योंकि एच बी जो है वो क्लियरली एच ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है, यानी कि पी बी जो होगा वो क्लियरली पी ए के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, डिफरेंस ले लो, तो पी बी माइनस पी ए आपको मिलेगा रो टाइम्स जी टाइम्स एच बी माइनस एच ए। आपने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया। अच्छा, आप अगर इस तरीके से देखोगे कि मान लो यहाँ पर आपने एक लिक्विड कॉलम ले लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके ऊपर इधर की तरफ से प्रेशर लग रहा है कितना, पी बी मल्टीप्लाइड बाय ए, इधर की तरफ से प्रेशर लग रहा है पी ए मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है, और शूडो फोर्स लग रहा है, शूडो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो कितना हो जाएगा आपका डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये तो हो गया मास और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ रखे हैं। तो अब की बार अगर आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो आप देखोगे कि ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों मिलके किसको बैलेंस करेंगे, पी बी टाइम्स ए को बैलेंस करेंगे। मतलब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो पी बी मल्टीप्लाइड बाय ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस रो टाइम्स वी मल्टीप्लाइड बाय ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको लिखा जा सकता है पी बी मल्टीप्लाइड बाय ए, पी ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस रो टाइम्स वॉल्यूम को लिखा जा सकता है ए टाइम्स एल मल्टीप्लाइड बाय ए से ए कट जाएगा, तो पी बी माइनस पी ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी रो इंटू एल इंटू ए। ये एक और तरीके से हमने देख लिया कि बी पर प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा, तो पी बी माइनस पी ए की वैल्यू आ गई रो टाइम्स ए टाइम्स एल। अब अगर इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से देखें तो दोनों की एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी सेम होनी चाहिए, मतलब रो इंटू ए इंटू एल की वैल्यू रो इंटू जी इंटू एच बी माइनस एच ए की इक्वल होनी चाहिए। रो से रो कट जाएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो एच बी माइनस एच ए डिवाइडेड बाई एल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली जो हाइट है ना, ये है आपकी एच बी माइनस एच ए, और डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ एल, ये किसको डिनोट कर रही है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर टेन फाई को डिनोट कर रही है या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को डिनोट कर रही है। तो टेन फाई जो होगा वो बेसिकली इस रेशियो के इक्वल होगा, और वो हमें कितना दिखाई दे रहा है, ए अपॉन जी के इक्वल दिखाई दे रहा है। तो ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपका कंटेनर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो पॉइंट्स हैं उन पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, आपको बताना है नहीं, प्रेशर की वैल्यू अलग अलग होगी। एक्सेलरेशन की तरफ वाले पॉइंट्स पर प्रेशर कम होगा बजाय एक्सेलरेशन के अपोजिट, या यूं भी कह सकते हो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। कितना इंक्रीज होता चला जाएगा, दोनों नज़रिए से देख सकते हो। अगर आपको हाइट्स दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर आपको लेंथ दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला, और कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा लिक्विड की सरफेस का, तो वो हो जाएगा आपका टेन फाई इज इक्वल टू ए अपॉन जी। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन के हिसाब से वेरिएशन हो गया। और अब हम देखते हैं कि यार डेप्थ की वजह से जो प्रेशर के अंदर वेरिएशन हो रहा है ना, उसकी वजह से जो एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हमें नजर आएगा वो आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या लॉ ऑफ फ्लोटेशन के नाम से भी जानते हैं अपन इसको। इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ये बताया था कि अगर आप किसी भी फॉरेन बॉडी को, है ना, मतलब किसी अदर बॉडी को, जैसे मान लो सॉलिड बॉल हो गई या कोई भी अदर बॉडी हो गई, ठीक है ना, उसको अगर आप किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हो तो आप एक्सपीरियंस करते हो कि उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको बोला जाता है अप थर्स्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स भी बोला जाता है। तो आर्किमिडीज ने सबसे पहले पता लगाया था कि ये जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है। तो उन्होंने बताया था कि दिस अपथर्स्ट फोर्स और बॉयंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू अ लिक्विड एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जब आप उस बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्स करवाते हो तो लिक्विड के हिस्से की जगह वो जाके बैठ जाती है, तो उसने कुछ ना कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, मतलब उतना ही वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस किया जितना आपने डुबोया है। तो उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर आपको फोर्स लगता हुआ नजर आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये आप खुद भी पता लगा सकते हो कैसे, जैसे सपोज करो इस बॉडी को आपने यहाँ पर अंदर डाल दिया, ठीक है ना, तो आप देखोगे अगर मान लो थोड़ी सी इस तरीके की सिलेंड्रिकल बॉडी ले लोगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू P A है, P1 है, तो P1 मल्टीप्लाइड बाई A फोर्स लग रहे हैं, और यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू P2 मल्टीप्लाइड बाई A हो गया, ठीक है। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। और
नॉर्मली इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो उस वेट के अपोजिट आपको अपथर्स्ट फोर्स लगता हुआ नजर आएगा। तो वो जो अपथर्स्ट फोर्स होगा वो पक्का क्यों होगा? क्योंकि ये वाला प्रेशर ज़्यादा है और ये वाला प्रेशर कम है। तो जो अपथर्स्ट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा P2A माइनस P1A, यानी कि P2 माइनस P1 टाइम्स A। और P2 माइनस P1 किसके इक्वल होता है? रो जी एच के इक्वल होता है टाइम्स A, यानी कि रो इंटू एच इंटू ए हो जाएगा आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी। तो ये रो इंटू वी इंटू जी क्या है? ये बेसिकली डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है। उस वेट के बराबर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ नजर आएगा। और अब आप नेट वेट निकाल सकते हो कितना होगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली जो आपका वेट होगा, अब यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें वर्क कर रही है। एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, जो कि जिस पर्टिकुलर मटेरियल से आपकी बॉडी बनी हुई है उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। और एक आपका अपथर्स्ट फोर्स लग रहा है जिसमें डेंसिटी किसकी आ जाएगी? लिक्विड की। वॉल्यूम सेम होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होगा। तो ये आपका इफेक्टिव वेट हो जाएगा जो कि रिड्यूस हो जाता है। जब मान लो आपकी बॉडी जिस मटेरियल से बनी हुई है उसकी डेंसिटी लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपका जो इफेक्टिव वेट होगा उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, है ना। इसका मतलब आपकी बॉडी के ऊपर नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो बॉडी सिंक करने लगेगी, डूबने लगेगी। अगर मान लो डेंसिटी सेम है तो इफेक्टिवली आपका वेट हो जाएगा 0। इसका मतलब बॉडी जो है वो तैरेगी, बट किस तरीके से तैरेगी? वो कंप्लीटली इमर्स हो जाएगी और फिर तैरने लगेगी, ठीक है। डूबेगी नहीं, कंप्लीटली इमर्स हो जाएगी और फिर उस लेवल के ऊपर तैरने लगेगी। इंटरेस्टिंग केस तब होगा जब आपकी बॉडी जिस मटेरियल से बनी हुई है उसकी डेंसिटी लिक्विड के कंपैरिजन में कम हो जाए, तब आप देखोगे कि आपका इफेक्टिव वेट नेगेटिव आएगा। मतलब कहने का मतलब उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो फ्लोट करने लगेगी, इनफैक्ट उसका कुछ हिस्सा लिक्विड से बाहर रहेगा। सो बॉडी विल फ्लोट पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड। कितना हिस्सा अंदर चला जाएगा लिक्विड के, वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। V टाइम्स रो एस डिवाइडेड बाय रो एल, इतना हिस्सा आपका लिक्विड के अंदर चला जाएगा। कैसे पता लगाया? बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो। जितना हिस्सा अंदर चला गया उतना डिस्प्लेस्ड हो गया, तो रो एल मल्टीप्लाइड बाय वी इन मल्टीप्लाइड बाय जी, ये तो आपका अपथर्स्ट फोर्स हो गया, ठीक है। और ये किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है? वेट के द्वारा। वेट कितना है? रो एस मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी। तो यहाँ से वी इन की वैल्यू आ गई रो एस डिवाइडेड बाय रो एल मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम वी। इतना आपका जो वॉल्यूम है वो अंदर चला जाएगा और आपकी बॉडी फ्लोट करने लगेगी। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। और अब अपन बात करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी को अगर इस नज़रिए से देखा जाए, जो अभी अभी हमने नॉलेज एक्वायर करी है कि आप कोई भी बॉडी लो, उसको पहले तो एयर के अंदर वेट मेज़र करो और फिर उसका वेट तुम पानी के अंदर ले जाके मेज़र करो, तो आप देखोगे कि रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन किया जा सकता है वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। कहाँ से आया? देखो, रिलेटिव डेंसिटी को हमने डिफाइन किया था डेंसिटी ऑफ जो भी आपका मटेरियल है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि बेसिकली रो एस डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू, इस तरीके से हमने मेज़र किया था। अब मान लो हमारा वॉल्यूम जो है वो V है, अगर अपन पानी के अंदर डुबा देंगे तो V वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रो S को V और G से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे रो W को V और G से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये तो वेट इन एयर है, और जो नीचे वाली चीज़ है वो अपथर्स्ट फोर्स है, अगर आप नोटिस करोगे तो। और अपथर्स्ट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है आपका एयर के अंदर वेट कितना था माइनस वाटर के अंदर आपका इफेक्टिव वेट कितना है, क्योंकि इफेक्टिव वेट होता है आपका नॉर्मल वेट माइनस अपथर्स्ट। तो अपथर्स्ट हो जाएगा आपका नॉर्मल वेट, मतलब एयर के अंदर वेट माइनस वाटर के अंदर वेट। तो वहाँ से ये रेशियो आया। और जिस लिक्विड के अंदर आप डुबो रहे हो, मान लो आपने एक बॉडी ली, उसको एक बार तो वाटर के अंदर डुबोया और उसका वेट मेज़र किया, और एक बार किसी अननोन लिक्विड के अंदर डुबोया, उसके अंदर उसका वेट मेज़र किया। तो इस तरीके से आप अननोन लिक्विड की भी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? रो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब एयर में वेट माइनस लिक्विड में वेट
डिवाइडेड बाय एयर वेट माइनस वाटर वेट। ये भी उसी तरीके से है, इसकी डेरिवेशन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि कोई ब्लॉक है जिसका 15 न्यूटन वेट एयर के अंदर है, तो सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। WA दे दिया गया है आपको 15 न्यूटन, 12 न्यूटन इन वाटर, WW दे दिया गया है आपको 12 न्यूटन एंड 13 न्यूटन, तो WL आपको दे दिया गया है 13 न्यूटन। तो आपसे पूछा गया है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक तो अपन ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वेट इन एयर दैट इज 15 न्यूटन, वेट इन एयर 15, वेट इन वाटर 12, 15 माइनस 12 बचेंगे 3, तो ये आ जाएगा आपका 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी की जो यूनिट है यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो केवल और केवल 5 लिखना है ना, कोई यूनिट नहीं होगी। और अगर अपन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना चाहेंगे तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 13 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 12 दैट इज 3। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 हमारी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। बेसिकली हमारा लिक्विड जो है वो वाटर के कंपैरिजन में कम डेंसिटी वाला लिक्विड है, ये क्वेश्चन में हमें पता पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, हम लोग इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। और डिफरेंट किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर पूछा गया है, बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 मीटर्स एंड ब्रेड्थ ऑफ 2 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक, द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट। तो कितना वॉल्यूम आपका अंदर चला गया, तो देखो एरिया जो है वो तो हो जाएगा आपका 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर, और लगभग 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में बता रखा है 1 सेंटीमीटर अंदर चली गई, तो 1 × 10⁻⁻² मीटर। तो इतना आपका वॉल्यूम जो है वो आपका पानी के अंदर जा चुका है, ये हमें पता पड़ गया, ठीक है। अच्छा, आदमी के खड़े होने के बाद में ये हुआ है, आदमी के खड़े होने के बाद में ये हुआ है। तो अगर आप टोटल फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो एक तो आदमी का वेट होगा, तो आदमी का मास अपन m ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय g, ठीक है। एक आपकी खुद बोट का वेट होगा, बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड ब्रेड्थ 2 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक। अब देखो बोट जो है ना वो खोखली है, बेसिकली उसके मटेरियल को अपन एक बार के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोट का कोई पर्टिकुलर वेट हमको नहीं लेना फिलहाल के लिए, ठीक है ना। द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट, ठीक है। तो इसके ऊपर जो अपथर्स्ट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगने लगेगा आपका रो, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी हम लोग ले लेंगे रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय कितना वॉल्यूम अंदर चला गया, 3 × 2 दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। इतना जो वॉल्यूम है अंदर चला गया मल्टीप्लाइड बाय g। g से g आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी, रो w होता है आपका 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 6 × 10⁻⁻², यानी कि 60 किलोग्राम। इतने मास का आपका आदमी अगर उस बोट के ऊपर खड़ा हो जाएगा या उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो जाएगा, तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो 1 सेंटीमीटर अंदर चला जाएगा। आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं अपन। ये देखो, a sphere is floating in water, its 1/3 part is outside in the water। तो 1/3 पार्ट आउटसाइड है, तो 2/3 पार्ट जो है वो इनसाइड हो जाएगा। तो वाटर के केस में जो V in है वो कितना है, 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम है ना। और हमारे फॉर्मूला के हिसाब से कितना होना चाहिए, ये रो ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम V के इक्वल होना चाहिए। तो V से V कट जाएगा, तो यहाँ पे रो ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर आ जाएगा आपका 2/3। पहली चीज़ तो हमें ये पता पड़ गई। दूसरा देखो, व्हेन स्फीयर इज फ्लोटिंग इन अननोन लिक्विड इट्स 3/4 पार्ट इज आउटसाइड। तो अननोन लिक्विड के अंदर लेंगे तो V इन डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, रो ऑफ मटेरियल रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि 3/4 पार्ट आउटसाइड है, मतलब 1/4 इनसाइड हो जाएगा, तो 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम V से V कट जाएगा। तो यहाँ से रो डिवाइडेड बाय रो L कितना आ रहा है आपका, 1
4th आ रहा है। तो यहाँ से देखो रो की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये आ रही थी 2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स रो डब्ल्यू, और ये चीज़ उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो रो एल आ जाएगा आपका 4 टाइम्स रो, यानी कि 4 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स रो डब्ल्यू, एंड रो डब्ल्यू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर की जो डेंसिटी है। तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखो, अ सॉलिड यूनिफॉर्म बॉल हैविंग वॉल्यूम v एंड डेंसिटी रो फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स एज शोन इन फिगर। तो वैसे तो कह रखा है, बाकी हमें भी पता पड़ जाना चाहिए कि जो बॉल है उसकी डेंसिटी ऊपर वाले लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा और नीचे वाले लिक्विड के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल विल बी इन द लोअर लिक्विड। तो सपोज करो लोअर लिक्विड के अंदर V इन वॉल्यूम अंदर गया हुआ है, तो हम लिखेंगे जो लोअर लिक्विड की वजह से अपथर्स्ट फोर्स लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लोअर लिक्विड दैट इज ρ2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय इमर्स्ड वॉल्यूम दैट इज V इन मल्टीप्लाइड बाय G। जो ऊपर वाला लिक्विड है उसकी वजह से कितना अपथर्स्ट फोर्स लग रहा होगा, ध्यान रखना, फोर्स उसकी वजह से भी ऊपर की तरफ ही लगेगा, तो वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऊपर वाला लिक्विड। अब V इन अगर दूसरे वाले लिक्विड में है तो पहले वाले लिक्विड के अंदर कितना हो जाएगा, V माइनस V इन, इतना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय G। और ये दोनों किससे बैलेंस हो रहे हैं, वेट से बैलेंस हो रहे हैं। वेट के अंदर डेंसिटी किसकी लेनी है, मटेरियल की, टोटल वॉल्यूम ले लिया V मल्टीप्लाइड बाय G। सॉल्व करते हैं अपन इसको, G से G कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप V इन को कॉमन लोगे तो इधर बच जाएगा ρ2 माइनस ρ1, और ρ1 टाइम्स V को उधर भेजोगे तो उधर बच जाएगा, V कॉमन ले लोगे तो ρ माइनस ρ1, यहाँ तक की बात आ गई। तो आपका V इन डिवाइडेड बाय V जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ρ2 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाय ρ माइनस ρ1। उल्टा करके लिख सकते हो, ρ1 माइनस ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 माइनस ρ। ऑप्शन नंबर 3 आपको क्या नज़र आ जाएगा, करेक्ट नज़र आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे देखो, हमें कह रखा है कि होमोजीनियस सोलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L and cross sectional area A/5 is immersed such that it floats with its axis vertical at the liquid interface। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब कुछ दिख रहा है। लेंथ L/4 in the denser liquid as shown in the figure, the lower density liquid is open to atmosphere having pressure P0। कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें सॉलिड की डेंसिटी पूछी गई है। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, इसकी डेंसिटी 2D है और इसकी डेंसिटी D है। इसके अंदर कितना हिस्सा डूबा हुआ है, L डिवाइडेड बाय 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डेंसिटी हो जाएगी 2D, एरिया हो जाएगा आपका A डिवाइडेड बाय 5, और कितना हिस्सा डूबा हुआ है, L डिवाइडेड बाय 4। तो ये वॉल्यूम हो गया, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय G, प्लस ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी हो गई D, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A/5, उसके अंदर कितना पोर्शन होगा, 3L/4 मल्टीप्लाइड बाय G। और ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे होंगे, वेट को। तो वेट कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी हो जाएगी कैपिटल G, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A डिवाइडेड बाय 5। मुझे नहीं पता A डिवाइडेड बाय 5 क्यों दिया है यहाँ पर, है ना, और टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी L मल्टीप्लाइड बाय G। अब यहाँ पे देखो, A, L और G, A, L और G, A, L और G, ये कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक तरफ तो बचेगा आपका 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, या ऐसे लिख लो 2D डिवाइडेड बाय 20। इधर से बच रहा है आपका D डिवाइडेड बाय 20, और इधर से बच रहा है आपका कैपिटल D डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा आपका 3D डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू कैपिटल D डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से ये 4 टाइम्स चला गया, ठीक है, 5 से 4 टाइम्स चला गया। एक बार देख लो फटाफट से, सारी चीज़ें सही करी है ना आप लोगों ने। 2D हो गया, सॉरी ये 3D है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5D बचेगा, है ना। तो
कैपिटल डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 टाइम्स स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ऑप्शन नंबर V1 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है बच्चों, ध्यान रखना। अ वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी कैपिटल डी इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी स्मॉल डी टू अ डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो उसको पूरा का पूरा डुबो रखा है। अप टू विच हाइट द बॉल विल जंप आउट ऑफ वाटर व्हेन इट इज रिलीज्ड। तो जब तुम h डेप्थ पर ले जाके उसको रखे हुए हो ना, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, अपथर्स्ट फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है तो वो हम आसानी से निकाल लेंगे। अपथर्स्ट फोर्स हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बोल मल्टीप्लाइड बाय g। ये अपथर्स्ट फोर्स लग रहा है और उसका खुद का वेट लग रहा है। वेट कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय g। तो जो नेट फोर्स लग रहा है उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से जो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो जाएगा, मास। तो मास को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिलेगी d इंटू वी से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा आपका d डिवाइडेड बाय कैपिटल D माइनस 1 टाइम्स g। ये आपका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अपथर्स्ट फोर्स जो है वो ज़्यादा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो खुद का वेट है वो कम है, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू हमें पता पड़ गई। उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमें पता पड़ गया। अब देखो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं कि लिक्विड के लेवल तक आते आते बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमारे पास में आ गया, ठीक है, हम यूज़ कर लेंगे। और रही बात हमारी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी h। थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे v वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, ठीक है ना। v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी u स्क्वायर दैट इज़ 0 ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज़ d डिवाइडेड बाय कैपिटल D माइनस 1 टाइम्स g मल्टीप्लाइड बाय h। अब जैसे लिक्विड से बाहर निकला तब तक इतनी वेलोसिटी आ चुकी है। अगर आप किसी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g। तो यहाँ पे जिस वेलोसिटी से आपकी बॉल फाइनली लिक्विड से बाहर निकल रही है उसका स्क्वायर कितना है, ट्वाइस ऑफ d डिवाइडेड बाय कैपिटल D माइनस 1 टाइम्स g टाइम्स h। और इसको आप 2g से डिवाइड कर दो, g से g चला गया, 2 से 2 चला गया, तो आपका आंसर आ जाएगा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d, d डिवाइडेड बाय कैपिटल D माइनस 1 टाइम्स h। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इस तरीके से कर लेंगे। अ वुडन क्यूब जस्ट फ्लोट्स इनसाइड वाटर व्हेन 200 ग्राम मास इज प्लेस्ड ऑन इट। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था। व्हेन मास इज रिमूव्ड द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर अबव वाटर लेवल, द साइड ऑफ क्यूब इज। तो हमारा जो केस 1 है उसके अंदर क्या हो रहा है, वुडन क्यूब जस्ट फ्लोट्स इनसाइड वाटर, जस्ट अंदर है, उसके ऊपर 200 ग्राम, तो 200 ग्राम्स तो उसका मास हो गया मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये तो कॉइन का मास हो गया, ठीक है, ये तो जो भी चीज़ आपने रखी है उसका मास हो गया, प्लस खुद वुडन क्यूब का जो मास होगा वो कैसे निकालेंगे अपन, डेंसिटी। तो डेंसिटी अपन ले लेते हैं रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अपन ले लेते हैं v, और क्योंकि क्यूब है तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका a क्यूब। तो ये तो हो गया मास आपका मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये तो टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, और ये किससे बैलेंस हो रहा है, अपथर्स्ट फोर्स से। रो वाटर मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम डूबा हुआ है a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। मैंने यहाँ पर सब कुछ ग्राम के अंदर लिया है, सब कुछ सेंटीमीटर के अंदर लिया है, ठीक है ना, तो कोई यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या हुआ कि अब की बार आपका व्हेन मास इज रिमूव द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर अबव वाटर लेवल, तो डूबा हुआ कितना हो जाएगा a-2। तो आपकी डेंसिटी हो जाएगी रो, एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, और एक साइड जो है वो हो जाएगी a-2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय g। अब की बार अपथर्स्ट फोर्स आपका इतना लग रहा होगा, अब की बार पूरा नहीं डूबा होगा, और ये किससे बैलेंस हो जाएगा, आपके वेट से बैलेंस हो जाएगा। तो अपथर्स्ट फोर्स में रो w ले लेते हैं,
और ये वेट से बैलेंस हो जाएगा, तो वेट हो जाएगा आपका रो इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी। तो इसकी वैल्यू उठा के अपन यहाँ पे रख सकते हैं, चलो रखो। तो ये हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस रो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस ट्वाइस ऑफ रो डब्ल्यू टाइम्स ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वस टू रो डब्ल्यू इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी। इससे ए कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो 200 बचेगा आपके ट्वाइस ऑफ रो डब्ल्यू टाइम्स ए स्क्वायर के इक्वल, और ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रो डब्ल्यू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अपनों ग्राम और सेंटीमीटर में लिया है ना सब कुछ, तो ये आ जाएगा आपका 100, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यू शेप ट्यूब कंटेन्स 2 लिक्विड्स इन स्टेटिक इक्विलिब्रियम, वाटर ऑफ डेंसिटी सब कुछ डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ऑयल भी भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है, एज शोन इन फिगर, मेजरमेंट भी हमें गिवन है, द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पर प्रेशर कितना है वो हम निकाल लेंगे। तो एक तरफ से तो प्रेशर निकल के आएगा पी नॉट प्लस रो ऑफ ऑयल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी हो जाएगी टोटल, डी प्लस एल हो जाएगी। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर देखोगे इस तरफ से तो ये किसके बराबर दिखाई देगा आपको, पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एल के इक्वल दिखाई देगा, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर है तो प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो पी नॉट से पी नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो ऑफ ऑयल मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस एल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एल के इक्वल हो जाना चाहिए। जी से जी चला जाएगा तो रो ऑफ ऑयल जो है वो हो जाएगा एल, एल कितना दे रखा है हमें 135 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय डी प्लस एल मतलब 135 प्लस 12.5 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय रो ऑफ वाटर, एंड रो ऑफ वाटर की जगह आप रख दोगे 135 डिवाइडेड बाय 147.5 और ये रख दोगे आप 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 915 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। सो दिस इज इट बच्चों फॉर टुडेज क्लास। आई होप फ्लूइड्स के साथ, डेंसिटी के साथ में, प्रेशर के साथ में और प्रेशर वेरिएशन के साथ में आप लोग इस हद तक कंफर्टेबल हो चुके होंगे कि अब आपको भूख लग रही होगी कि यार बहुत सारे सवाल हमें मिले इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और हम उनको सॉल्व करें। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नॉर्मली आपको ये सब चीज़ें नहीं समझाई जाती होंगी, पहली बार आपको इन क्वेश्चंस के अंदर घुसने का मन कर रहा होगा क्योंकि आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।